हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें अभी हम लोग यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें जो 26 थिंकर्स हैं उन्हीं की कड़ी में जुर्गन या फिर इन्हें जर्गन कहते हैं, जर्गन कहते हैं, जर्गन हैबरमास के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये यहाँ पे आप लोग इनकी इमेज देख सकते हैं। यहाँ पे इनके कुछ मेन इंटरेस्ट की बात कर लें तो ये है एपिस्टेमोलॉजी, सोशल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी, फिलॉसफी ऑफ लॉ, रेशनलाइजेशन, प्रैग्मेटिक्स, प्रैग्मेटिज्म। ये कुछ इनके इंटरेस्ट रहे हैं जिसमें इन्होंने स्टडी किया है। नोटेबल आइडियाज़ की बात करें तो चूँकि मैंने इसको यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है कि जो एग्ज़ाम्स में की टर्म्स आते हैं वो काफ़ी कुछ यहाँ से कवर हो जाते हैं। तो आप लोग ये नोटेबल इनके जो आइडियाज़ रहे हैं कि आखिर में ये किन किन टॉपिक्स पे इन्होंने काम किया है, तो वो है ब्रेव न्यू वर्ड आर्गूमेंट, कम्युनिकेटिव एक्शन, कम्युनिकेटिव रेशनैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज्म, क्रिटिसिज्म ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, क्रिटिसिज्म ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड रीजन, deliberative democracy, disclosure ethics, and enlightenment as an unfinished project। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जो बोलते हैं कि जो आधुनिकता है या फिर ये कहते हैं कि जो ज्ञानोदय था ये एक अनफिनिश्ड अर्थात अधूरी परियोजना रही है। आइडियल स्पीच सिचुएशन, इंस्ट्रूमेंटल एंड वैल्यू रेशनल एक्शन, मोनोलॉजिकल डायलॉजिकल एथिक्स, डिस्टिंक्शन, परफॉर्मेटिव कंट्रडिक्शन, पोस्ट सेकुलरिज्म, पोस्ट मेटाफिजिकल फिलोसफी, रेशनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, सिस्टम लाइफ फॉर डिस्टिंक्शंस, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फेयर। ये भी आप लोगों को एक की टर्म के रूप में दिखता है, पब्लिक स्फेयर। यूनिवर्सल प्रैग्मेटिक्स। तो ये इनके कुछ की टर्म्स हैं जो कि आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इनके बारे में हम लोग एक संक्षिप्त समझ लेते हैं। जर्गन हैबरमास जो है इनका जन्म 18 जून 1929 को हुआ था और ये अभी भी हमारे बीच में हैं। आलोचनात्मक सिद्धांत और व्यावहारिकता की परंपरा में एक जर्मन दार्शनिक और सामाजिक सिद्धांतकार हैं। उनका काम जो है वो संचार संबंधी तर्क संगतता, ये की टर्म्स हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र, वही पब्लिक स्फेयर की बात हो रही है, को समर्पित रहा है। फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हैबरमास का काम ज्ञान मीमांसा और सामाजिक सिद्धांत की नींव, उन्नत पूंजीवाद और लोकतंत्र के विश्लेषण, एक महत्वपूर्ण सामाजिक विकासवादी संदर्भ में कानून के शासन पर केंद्रित है। हालांकि प्राकृतिक कानून परंपरा के दायरे में और समकालीन राजनीति, विशेषकर जर्मन राजनीति से जुड़ा है। हैबरमास की सैद्धांतिक प्रणाली आधुनिक संस्थानों में छिपी कारण मुक्ति और तर्क संगत महत्वपूर्ण संरचना की संभावना और तर्क संगत हितों पर विचार विमर्श करने और आगे बढ़ने की मानवीय क्षमता को प्रकट करने के लिए समर्पित है। हैबरमास को आधुनिकता की अवधारणा पर उनके काम के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से मैक्स वेबर द्वारा मूल रूप से निर्धारित तर्क संगतता, जो रेशनैलिटी की बात करते हैं, रेशनल एक्शन की बात करते हैं मैक्स वेबर, इसके चर्चा के संबंध में। वह अमेरिकी व्यवहारिकता, क्रिया सिद्धांत और उत्तर संरचनावाद से प्रभावित रहे हैं। अब इनकी हम लोग एक संक्षिप्त जीवनी देखेंगे, क्योंकि ये बार बार होता है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को यदि जानना है तो आखिर में उनका अपना जीवन कैसा बीता है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप लोगों को एक बात मैं बता दूँ कि जो जुर्गन हैबरमास थे, इनका नाम ही हैबरमास है, तो मास यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड इनके काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट रहे हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा डीपली इन्होंने स्टडी किया था। आखिर में इसके पीछे रीज़न क्या था, यहाँ पे हम लोग थोड़ा इनकी जीवनी में समझने की कोशिश करेंगे। हैबरमास का जन्म 1929 में डसेल्डॉर्फ राइन प्रांत में हुआ था। उनका जन्म
कटे तालु अर्थात उनका ऑलरेडी जो तालु था वो पहले से ही कटा हुआ था, उसके साथ ही हुआ था और बचपन के दौरान उनकी 2 बार सुधारात्मक सर्जरी भी हुई थी। हेबरमास का तर्क है कि उनके बोलने की औक क्षमता ने उन्हें गहरी निर्भरता और संचार के महत्व के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर किया, क्योंकि जो व्यक्ति सही से नहीं अगर बोल सकता है, बोल ही नहीं सकता है, तो फिर उसको उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा समझ में आएगी जो उसके पास नहीं है। एक युवा किशोर के रूप में वह द्वितीय विश्व युद्ध से गहराई से प्रभावित थे। स्नातक होने तक हेबरमास कोलोन के पास गमसपैक में रहते थे। उनके पिता अर्नस्ट हेबरमास कोलोन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के कार्यकारी निदेशक थे और हेबरमास ने उन्हें नाजी सहानुभूति रखने वाले और 1933 से नाजी पार्टी NSDAP के सदस्य के रूप में वर्णित किया था। हेबरमास स्वयं एक जुंगवोल्फर थे, जो जर्मन जुंगवोल्फ के नेता थे, जो हिटलर यूथ का एक वर्ग था। तो ये कुछ की टर्म्स हैं जो कि आप लोगों को याद रखना है। कभी हो सकता है एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाए कि जुंगवोल्फर इसमें से कौन था, तो ये हेबरमास है। उनका पालन पोषण कट्टर प्रोटेस्ट परिवेश में हुआ था। उनके दादा गमसपैक में मदरसा के निदेशक थे। उन्होंने गॉन्टिगेन में 1949 से 50 तक, ज्यूरिख 1950 से 51 तक और बॉन में 1951 से 54 तक विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया और 1954 में द एब्सोल्यूट, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नामक लेख लिखा था इन्होंने, एक शोध प्रबंध। इसके साथ बॉन से दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। ये द एब्सोल्यूट जो है, इसका पूरा नाम अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, द एब्सोल्यूट एंड हिस्ट्री ऑन द स्किज्म इन सेलिंग्स थॉट, तो ये बुक का नाम है, ये आप लोग याद रखिएगा। द एब्सोल्यूट एंड हिस्ट्री ऑन द स्किज्म इन सेलिंग थॉट, ये जुर्गन हेबरमास का शोध प्रबंध का टॉपिक था। उनकी शोध प्रबंध समिति में एरिच रोथैकर और ऑस्कर बेकर शामिल थे। 1956 से उन्हें गोएथे यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट के इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च में आलोचनात्मक सिद्धांतकारों मैक्स होर्खहाइमर, ये नाम आप लोगों को पता होगा, मैक्स होर्खहाइमर और थियोडोर डब्ल्यू एडॉर्नो, तो एडॉर्नो और होर्खहाइमर का नाम आप लोगों को पता है, के तहत दर्शन और समाजशास्त्र का अध्ययन किया था। जब भी फ्रैंकफर्ट की बात आती है तो ये होर्खहाइमर, एडॉर्नो, हेबरमास, इनका नाम जरूर आता है। लेकिन अपने शोध प्रबंध को लेकर दोनों के बीच मतभेद के कारण होर्खहाइमर ने अस्वीकार्य मांगें की थी। साथ ही उनका अपना विश्वास था कि फ्रैंकफर्ट स्कूल राजनीतिक संदेह और आधुनिक संस्कृति के तिरस्कार से पंगु हो गया था। उन्होंने मार्क्सवादी वोल्फगैंग एम्बेड्रोथ के तहत मार्बर्ग विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान में अपना अध्ययन पूरा किया। उनके पुनर्वास कार्य का शीर्षक जो था वो यहाँ पे, चूँकि वो जर्मन में लिखा हुआ था, मैं उसका इंग्लिश अनुवाद जो कि 1989 में हुआ था, ये है द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर। तो इसमें आप लोगों को सिर्फ पब्लिक स्फीयर भी याद रहा, तो ये आप लोगों का जुर्गन हेबरमास से रिलेटेड है। ओके, एन इंक्वायरी इनटू अ कैटेगरी ऑफ बुर्जुआ सोसाइटी, तो ये आप लोगों को इतना लंबा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ यहाँ पे द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर याद है तो भी एनफ है, बट ये आप लोगों को पता रखना पड़ेगा कि ये बुर्जुआ सोसाइटी के बारे में बुक लिखी गई थी या शोध था। यह 18वीं शताब्दी में बुर्जुआ सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पत्ति से लेकर पूंजी संचालित जन मीडिया के प्रभाव के माध्यम से इसके परिवर्तन तक के विकास का एक विस्तृत सामाजिक इतिहास है। तो इस बुक में क्या लिखा गया है, ये इनका वर्क जो है वो आखिर में किससे रिलेटेड है,
तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 1961 में वह मार्बर्ग में प्रिविडोजेंट बन गए और उस समय के जर्मन शैक्षणिक परिदृश्य के लिए यह एक बेहद असामान्य कदम था। उन्हें हिडेलबर्ग विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के असाधारण प्रोफेसर अर्थात बिना कुर्सी के प्रोफेसर के पद की पेशकश की गई थी। 1962 में हंस जॉर्ज गदामेर और कार्ल लोविथ के कहने पर, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था। इसी वर्ष उन्होंने जर्मनी में अपने हेबिलिटेशन के प्रकाशन के साथ पहली बार गंभीर रूप से जनता का ध्यान आकर्षित किया। 1964 में एडॉर्नो द्वारा दृढ़ता से समर्थन किए जाने पर हेबरमास दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र में होखाइमर की कुर्सी संभालने के लिए फ्रैंकफर्ट लौट आए। दार्शनिक अल्ब्रेक्ट वेल्मर 1966 से 70 तक फ्रैंकफर्ट में उनके सहायक थे। उन्होंने 1971 में स्टर्नबर्ग में वैज्ञानिक तकनीकी दुनिया के अध्ययन के लिए मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के निदेशक का पद स्वीकार किया और अपनी महान रचना द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्ट्स, यानी ये इनकी बुक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, कि प्रकाशन के 2 साल बाद तक 1983 तक वह काम किए थे। 1984 में उन्हें अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस का विदेशी मानद सदस्य चुना गया। इसके बाद हेबरमास फ्रैंकफर्ट में अपनी कुर्सी और इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च के निदेशक पद पर लौट आए। 1993 में फ्रैंकफर्ट से सेवानिवृत्त होने के बाद हेबरमास ने बड़े पैमाने पर प्रकाशन जारी रखा है। 1986 में उन्हें डायचे फोर्स्चुंग से मिन्सचाफ्ट का गॉटफ्राइड विल्हेम लाइबनिज पुरस्कार मिला, जो जर्मन शोध में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। वह इवांस्टन इलिनोइस में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में स्थायी विजिटिंग प्रोफेसर और द न्यू स्कूल न्यूयॉर्क में थियोडोर ह्यूज प्रोफेसर के पद पर भी हैं। हेबरमास को 2003 के सामाजिक विज्ञान में प्रिंस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हेबरमास कला और दर्शन अनुभाग में 2004 के क्यूटो पुरस्कार विजेता भी थे। उन्होंने सैन डिएगो की यात्रा की और 5 मार्च 2005 को सैन डिएगो विश्वविद्यालय के क्योटो संगोष्ठी के भाग के रूप में चर्च और राज्य को तटस्थता से गहनता तक अलग करने के विकास के संबंध में धर्मनिरपेक्ष संदर्भ में धर्म की सार्वजनिक भूमिका शीर्षक से एक भाषण दिया था। तो यहाँ पे ये आप लोगों को सिर्फ की टर्म देना है कि ये जो भाषण था वो धर्मनिरपेक्षता पे आधारित था। उन्होंने 2005 होलबर्ग इंटरनेशनल मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त किए थे। 2007 में हेबरमास को द टाइम्स हायर एजुकेशन गाइड द्वारा मानविकी समाज विज्ञान सहित में 7वें सबसे उद्दिष्ट लेखक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो कि मैक्स वेबर से आगे और इरविंग गॉफमैन से इनका नाम पीछे था। दर्शन और सामाजिक विज्ञान की यदि बात करें तो हेबरमास ने कई बौद्धिक परंपराओं पर आधारित दर्शन और सामाजिक सिद्धांत का एक व्यापक ढांचा तैयार किया था। इमैनुअल कांट, फ्रेडरिक सेलिंग, GWF हेगल, विल्हेम डिल्थे, एडमंड हुसरल और हंस जॉर्ज गैडामर के जर्मन दार्शनिक विचार पे भी इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया। मार्क्सवादी परंपरा की बात करें तो स्वयं कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के साथ साथ फ्रैंकफर्ट स्कूल के आलोचनात्मक नव मार्क्सवादी सिद्धांत यानी मैक्स होखाइमर, थियोडोर एडॉर्नो और हर्बर्ट मार्क्यूस, मैक्स वेबर, एमिल दुर्खेम और जॉर्ज हर्बर्ट मीड के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पे भी इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया था। लुडविग विटगेनस्टाइन, J.L. आइंस्टीन, P.F. स्ट्रॉसन, स्टीव टॉलमिन और जॉन सीयरल के भाषाई दर्शन और भाषण अधिनियम सिद्धांत। यहाँ पे आप लोगों को की टर्म्स भी मिलते हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं भाषण अधिनियम सिद्धांत या भाषाई दर्शन की बात हो रही है तो इससे कौन कौन से विचारक संबंधित हैं। यहाँ से भी आप लोग कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। जॉन पियाजेट और लॉरेंस कोहलबर्ग का विकासात्मक मनोविज्ञान, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स और जॉन डेवी की अमेरिकी व्यवहारिक परंपरा, टालकट पार्सन्स और निकोलस लोमैन का समाजशास्त्रीय सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत तथा नव कांतियन विचार।
तो ये कुछ थे जिस पे इन्होंने अपना खुद का ये सारे को डिटेल में स्टडी करके और अपनी जो खुद के इनके सामाजिक सिद्धांत की थ्योरी है उसको इन्होंने बनाया था या गढ़ा था। जुर्गन हेबरमास संचारी कारण या संचारी तर्क संगतता, ये की टर्म है, आप लोग याद रखिएगा। संचारी कारण या फिर संचारी तर्क संगतता भी कहते हैं कि अवधारणा और सिद्धांत के विकास को अपना प्रमुख योगदान मानते हैं, जो ब्रह्मांड की संरचना के बजाय पारस्परिक भाषाई संचार की संरचनाओं में तर्क संगतता का पता लगाकर खुद को तर्क संगत परंपरा से अलग करता है। यह सामाजिक सिद्धांत एक समावेशी सार्वभौमिक नैतिक ढांचे को बनाए रखते हुए मानव मुक्ति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाता है। यह रूपरेखा सार्वभौमिक व्यवहारिकता नामक तर्क पर टिकी हुई है कि सभी भाषा कृत्यों में एक अंतर्निहित टेलोस, इसका अर्थ होता है उद्देश्य, जो कि एक ग्रीक शब्द है, आपसी समझ का लक्ष्य और मनुष्य के पास ऐसी समझ लाने के लिए संचार क्षमता होती है। तो संचार क्षमता पे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा डीपली काम किया था। हेबरमास ने लुडविग विटगेंस्टाइन, जेल आइंस्टीन और जॉन सियरल के भाषण, कार्यदर्शक जॉर्ज हर्बर्ट मीड के मन और स्वयं के अंतःक्रियात्मक संविधान के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, जेन पियाजेट और लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की रूपरेखा तैयार की। उनके फ्रैंकफर्ट सहयोगी और साथी छात्र कार्ल ओटो एपेल की प्रवचन नैतिकता भी इसमें शामिल है। हेबरमास की रचनाएं कांट और ज्ञानोदय तथा लोकतांत्रिक समाजवाद की परंपराओं के भीतर प्रतिनिधित्व होती है, जिसमें उन्होंने दुनिया को बदलने की क्षमता पर जोर दिया और आंशिक रूप से तर्क के लिए मानवीय क्षमता की प्राप्ति के माध्यम से अधिक मानवीय, न्यायपूर्ण और समतावादी समाज की स्थापना की है। जबकि हेबरमास ने कहा है कि ज्ञानोदय एक अधूरी परियोजना है। तो ये की टर्म है, ये आप लोगों को याद रखना है। सिर्फ अधूरी परियोजना भी कहीं की टर्म में आता है तो ये हेबरमास से जुड़ा हुआ होता है। उनका तर्क है कि इसे सही किया जाना चाहिए और पूरक होना चाहिए, ना कि खारिज किया जाना चाहिए। इसमें उन्होंने अत्यधिक निराशावाद, कट्टरपंथ और अतिशयोक्ति के लिए फ्रैंकफर्ट स्कूल के साथ साथ उत्तर आधुनिकतावादी विचारों की आलोचना करते हुए खुद को उससे दूर कर लिया था। समाजशास्त्र के भीतर हेबरमास का प्रमुख योगदान सामाजिक विकास और आधुनिकीकरण के एक व्यापक सिद्धांत का विकास था, जो एक तरफ संचारी तर्कसंगतता और तर्कसंगतता और दूसरी ओर रणनीतिक या वाद तर्कसंगतता और तर्कसंगतता के बीच अंतर पर केंद्रित था। इसमें टैलकेट पार्सन्स के छात्र निकोलस लोहमैन द्वारा विकसित सामाजिक प्रणालियों के विभेदीकरण आधारित सिद्धांत की संचारी दृष्टिकोण से एक आलोचना शामिल है। आधुनिकता और नागरिक समाज की उनकी रक्षा दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है और इसे उत्तर संरचनावाद की किस्मों के लिए एक प्रमुख दार्शनिक विकल्प माना जाता है। उन्हें उत्तर पूंजीवाद का एक प्रभावशाली विश्लेषण भी प्रस्तुत उन्होंने किया था। हेबरमास समाज के तर्क संगतीकरण, मानवीकरण और लोकतांत्रिकरण को तर्क संगतता की क्षमता के संस्थागतकरण के संदर्भ में मानते हैं, जो संचार क्षमता में निहित है, जो मानव प्रजातियों के लिए अद्वितीय है। तो यहाँ पे बार बार आप लोग देख सकते हैं संचार क्षमता की बात ये कहते हैं कि अगर हम किसी से अपनी बात समझानी है तो कम्युनिकेशन हमारा, अर्थात हम जिस बात को जैसे समझाना चाहते हैं वैसे वो बात सामने वाले तक पहुंचनी चाहिए। हेबरमास का तर्क है कि संचार क्षमता विकास के क्रम में विकसित हुई है, लेकिन समकालीन समाज में जिस तरह से सामाजिक जीवन के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि बाजार, राज्य और संगठनों को सौंप दिया गया है, उससे इसे अक्सर दबा दिया जाता है या कमज़ोर कर दिया जाता है, या रणनीतिकवादी तर्कसंगतता द्वारा कब्जा कर लिया गया है ताकि सिस्टम का तर्क जीवन जगत के तर्क को प्रतिस्थापित कर दे। तो इन्होंने जीवन जगत का जो तर्क है उस पर ज़्यादा फोकस किया है। इन्होंने कहा जो आज का ये हमें सिस्टम दिखता है और इसका तर्क जो है वो ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि ये जो है वो संचार का रूप बदल दिया है।
पुनर्निर्माण विज्ञान की बात ये कहते हैं। हेबरमास ने पुनर्निर्माण विज्ञान की अवधारणा को दोहरे उद्देश्य से प्रस्तुत किया है। समाज के सामान्य सिद्धांत को दर्शन और सामाजिक विज्ञान के बीच रखना और महान सिद्धांत और अनुभवजन्य अनुसंधान के बीच की दरार को फिर से स्थापित करना। तर्क संगत पुनर्निर्माण का मॉडल जीवन की दुनिया, या ये बोलें कि जो लाइफ वर्ड की बात होती है, उसमें इन्होंने संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व और उनसे जो संबंधित कार्य होते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, सामाजिक एकीकरण और समाजीकरण की संरचनाओं के बारे में सर्वेक्षण के मुख्य सूत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रयोजन के लिए जीवन की सभी दुनियाओं के अधीन संरचनाओं, आंतरिक संबंध के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व और उनके जटिल में सामाजिक जो प्रणाली है, इसके भौतिक पुनरुत्पादन तथा सामाजिक प्रणालियों और उनके बीच तथा बाहरी संबंध के बीच की द्वंद्वात्मक जो पर्यावरण है, उस पर विचार करना होगा, ऐसा हेबरमास मानते हैं। सामाजिक संरचनाएं, जिसे हेबरमास आदिम, पारंपरिक, आधुनिक और समकालीन संरचनाओं में उपविभाजित करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 4 भागों में इसे विभाजित भी किया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र, यहाँ पे पब्लिक स्फीयर की बात हो रही है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के संरचनात्मक परिवर्तन में हेबरमास का तर्क है कि 18वीं शताब्दी से पहले यूरोपीय संस्कृति पर प्रतिनिधित्वात्मक संस्कृति का प्रभुत्व था। अब ये क्या होता है, जहाँ एक पार्टी अपने विषयों पर हावी होकर अपने दर्शकों का खुद का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करती है, ये बताने की कोशिश करती है कि जो हमारी विचारधारा है वही सही है। प्रतिनिधित्वात्मक संस्कृति के उदाहरण के रूप में हेबरमास ने तर्क दिया कि लुईस जो 14 थे, लुईस 14वें के वर्साय के महल का उद्देश्य महल में आने वाले आगंतुकों की इंद्रियों पर काबू पाकर फ्रांसीसी राज्य और उसके राजा की महानता दिखाना था। हेबरमास मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार विकास के सामंती चरण के अनुरूप प्रतिनिधित्ववादी संस्कृति की पहचान करते हैं, यह तर्क देते हुए कि विकास के पूंजीवादी चरण के आने से पहले ऑफेंटलिचिकिट, इसको हम पढ़ते हैं ऑफेंटलिचिकिट, इसका मतलब है वही पब्लिक स्फीयर या फिर सार्वजनिक क्षेत्र। तो इसका उदय हुआ था, इन्होंने कहा जब पूंजीवादी चरण आया था तभी इसका उदय हुआ था। ये एक जर्मन वर्ड है, तो इसको आप लोगों को जस्ट की टर्म के रूप में आप लोग इसे याद रखिएगा कि अगर कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि ऑफेंटलिचिकिट के बारे में किसने कहा है या इसी को पब्लिक स्फीयर कहते हैं, तो ये हेबरमास हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषता वाली संस्कृति में राज्य के नियंत्रण से बाहर एक सार्वजनिक स्थान था, जहां व्यक्ति विचारों और ज्ञान का आदान प्रदान करते थे, लोग आपस में बातचीत करते थे, दोनों जो सारे लोग वहां पे बैठते थे एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। हेबरमास के विचार में 18वीं सदी के यूरोप में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रीडिंग क्लबों, मेसोनिक लॉज और कॉफ़ी हाउसों में अलग अलग तरीके से वृद्धि ने प्रतिनिधित्वात्मक संस्कृति के क्रमिक प्रतिस्थापन को ऑफेंटलिचिकिट संस्कृति के साथ चिन्हित किया है। हेबरमास ने तर्क दिया है कि ऑफेंटलिचिकिट संस्कृति की आवश्यक विशेषता इसकी महत्वपूर्ण प्रकृति थी। प्रतिनिधित्वात्मक संस्कृति के विपरीत, जहां केवल एक पक्ष सक्रिय था और दूसरा निष्क्रिय था, अर्थात जिस प्रकार से अगर हम देखें कि कभी कोई हम भाषण सुनते हैं तो उसमें सिर्फ नेता लोग बोलते हैं और पब्लिक जो होती है वो सुनती है, तो यहाँ पे उसी को इन्होंने प्रतिनिधित्वात्मक संस्कृति कहा है। तो इसके विपरीत में इन्होंने कहा है कि ऑफेंटलिचिकिट संस्कृति की विशेषता एक संवाद थी, अर्थात सब सभी से बात कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति या तो बातचीत में मिलते थे या प्रिंट मीडिया के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करते थे। हेबरमास का कहना है कि चूंकि ब्रिटेन यूरोप में सबसे उदार देश था, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्कृति सबसे पहले 1700 के आसपास वहां उभरी और ऑफेंटलिचिकिट संस्कृति का विकास प्राय महाद्वीपीय यूरोप में 18वीं शताब्दी के अधिकांश समय में हुआ।
उनके विचार में फ्रांसीसी क्रांति बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्ववादी संस्कृति के पतन और उसके स्थान पर ऑफेंटलिस्टिक संस्कृति का प्रतिस्थापित होने के कारण हुई थी। हालांकि द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर में हेबरमास की मुख्य चिंता पश्चिम में स्वतंत्र स्थानों की भ्रामक प्रकृति को उजागर करना था। उनकी पुस्तक का फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास लेखन पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। हेबरमास के अनुसार कई प्रकार के कारकों के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र का अंत हुआ, जिसमें वाणिज्यिक जनमीडिया का विकास भी शामिल है, जिसने महत्वपूर्ण जनता को एक निष्क्रिय उपभोक्ता जनता में बदल दिया, और कल्याणकारी राज्य जिसने राज्य को समाज के साथ इतनी अच्छी तरह से मिला दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र निचोड़ लिया गया। इसने सार्वजनिक क्षेत्र को सार्वजनिक दिमाग वाली तर्क संगत सहमति के विकास के स्थान के बजाय राज्य के संसाधनों के लिए स्वरुचि वाली प्रतिस्पर्धा की जगह में बदल दिया। उनका अब तक का सबसे प्रसिद्ध काम थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, जो कि 1981 में प्रकाशित हुई थी, टालकट पार्सन्स के जो एजिल पैराडाइम के है, इसी पे आधारित है। इस कार्य में हेबरमास ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की आलोचना की, जिसे उन्होंने आर्थिक और प्रशासनिक युक्तिकरण द्वारा मजबूत की गई अनाम्य दिशा के रूप में देखा है, जिसे हम मोड़ नहीं सकते हैं। हेबरमास ने रेखांकित किया है कि कैसे कल्याणकारी राज्य कारपोरेट पूंजीवाद और बड़े पैमाने पर उपभोग के विकास के समांतर औपचारिक प्रणालियों द्वारा हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। ये सुदृढ़ प्रवृत्तियां सार्वजनिक जीवन को तर्कसंगत बनाती हैं। नागरिकों के मताधिकार से वंचित होना तब होता है जब राजनीतिक दल और हित समूह तर्कसंगत हो जाते हैं और प्रतिनिधि लोकतंत्र सहभागी लोकतंत्र का जगह ले लेता है। परिणाम स्वरूप सार्वजनिक और निजी व्यक्ति और समाज व्यवस्था और जीवन जगत के बीच की जो सीमाएं हैं वो डिसबैलेंस हो जाती हैं या फिर बिगड़ जाती हैं। जहां सार्वजनिक महत्व के मामलों पर नागरिकों द्वारा चर्चा नहीं की जाती, वहां लोकतांत्रिक सार्वजनिक जीवन विकसित नहीं हो सकता है, और ये बात सही भी है। एक आदर्श भाषण स्थिति के लिए प्रतिभागियों में प्रवचन की समान क्षमता, सामाजिक समानता की आवश्यकता होती है और उनके शब्द विचारधारा या अन्य त्रुटियों से भ्रमित नहीं होते हैं। सत्य के सर्वसम्मति सिद्धांत के इस संस्करण में हेबरमास का कहना है कि सत्य वह है जिस पर एक आदर्श भाषण स्थिति में सहमति होगी, अर्थात सबकी एक आम सहमति वहाँ पे बन सके। हेबरमास ने सार्वजनिक क्षेत्र के पुनरुत्थान की संभावना के बारे में आशावाद व्यक्त किया है। वह भविष्य के लिए एक आशा में से देखते हैं जहाँ प्रतिनिधि लोकतंत्र निर्भर राष्ट्र राज्य को नागरिकों के समान अधिकारों और दायित्वों के आधार पर एक विचारशील लोकतंत्र निर्भर राजनीतिक संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ऐसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र संचालित प्रणाली में सार्वजनिक महत्व के मामलों पर बहस के साथ साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए उस चर्चा के तंत्र के लिए सक्रिय सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। हेबरमास बनाम उत्तर आधुनिकतावादी हम लोग देख लेते हैं आखिर में, चूंकि इन्होंने इसकी आलोचना की है तो आखिर में क्या है। हेबरमास ने एक निबंध आधुनिकता बनाम उत्तर आधुनिकता 1981 में इन्होंने एक निबंध लिखा था, में कुछ प्रारंभिक आलोचनाएं प्रस्तुत की जिन्हें व्यापक मान्यता मिली है। उस निबंध में हेबरमास ने इस मुद्दे को उठाया कि क्या 20वीं सदी की विफलताओं के आलोक में हमें प्रबुद्धता के इरादों, चाहे वे कितने भी कमजोर क्यों न हों, को कायम रखने की कोशिश करनी चाहिए, या हमें आधुनिकता की एक हरा हुआ कारण की पूरी परियोजना की घोषणा करनी चाहिए। हेबरमास ने जीवन जगत की तर्कसंगत वैज्ञानिक समझ की संभावनाओं को छोड़ने से इनकार कर दिया। हेबरमास की उत्तर आधुनिकता की कई मुख्य आलोचनाएं हैं, जिसमें 4 पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इन्होंने कहा है कि उत्तर आधुनिकतावादी इस बारे में असहमत हैं कि वे गंभीर सिद्धांत या साहित्य का निर्माण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगला पॉइंट उन्होंने कहा कि उत्तर आधुनिकतावादी मानक भावनाओं से अनुप्राणित हैं, लेकिन उन भावनाओं की प्रकृति पाठक से छिपी रहती है। अगला पॉइंट इन्होंने कहा कि उत्तर आधुनिकतावाद एक समग्र दृष्टिकोण है जो आधुनिक समाज के भीतर होने वाली घटनाओं और प्रथाओं को
अलग करने में विफल रहता है। और चौथा पॉइंट इन्होंने कहा है कि उत्तर आधुनिकतावादी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उसकी प्रथाओं को नज़रअंदाज करते हैं, जिसे हेबरमास बिल्कुल केंद्रीय मानते हैं, मुख्य धारा में मानते हैं। सॉरी। राजनीति के साथ मुख्य संवाद और जुड़ाव की बात करें तो कुछ इनका चूँकि पॉलिटिकल भी इनके विचार रहे हैं तो वो भी हम लोग समझेंगे। सकारात्मकता विवाद क्या रहा है ये देखेंगे। प्रत्यक्षवाद विवाद 1961 में सामाजिक विज्ञान की पद्धति के बारे में महत्वपूर्ण तर्कवादियों जैसे कार्ल पॉपर, हंस अल्बर्ट और फ्रैंकफर्ट स्कूल से थियोडोर अडॉर्नो, जुर्गन हैबरमास के बीच एक राजनीतिक दार्शनिक विवाद था। यह 1961 से 1969 तक जर्मन समाजशास्त्र के भीतर एक व्यापक चर्चा में बदल गया। हेबरमास और गैडामेर के बीच में भी कुछ बहस हुई थी, कुछ विवाद हुआ था, इसको हम लोग समझेंगे। हेबरमास और हंस जॉर्ज गैडामेर के बीच व्याख्यात्मक शास्त्र की सीमाओं को लेकर विवाद है। गैडामेर ने 1960 में अपनी महान रचना ट्रूथ एंड मेथड पूरी की और समाज की आलोचना करने के लिए वास्तव में वस्तुनिष्ठ स्थिति खोजने के लिए इतिहास और संस्कृति को पार करने की संभावना पर हेबरमास के साथ अपनी बहस में लगे रहे। 1960 के दशक के दौरान गैडामर ने हेबरमास का समर्थन किया और मैक्स हॉर्खहाइमर की आपत्तियों के बावजूद हेबरमास को अपना हैबिलिटेशन पूरा करने से पहले हिडलबर्ग में नौकरी की पेशकश की वकालत भी की थी। हालांकि उन दोनों ने सकारात्मकता की आलोचना की, लेकिन 1970 के दशक में उनके बीच एक दार्शनिक असहमति पैदा हो गई। इस असहमति ने गैडामेर की दार्शनिक प्रभाव के दायरे का विस्तार किया। उनके बीच मौलिक समझौतों के बावजूद, जैसे व्याख्यात्मक परंपरा से शुरू करना और ग्रीक व्यावहारिक दर्शन पर लौटना, हेबरमास ने तर्क दिया कि परंपरा और पूर्वाग्रह पर गैडामेर ने के जोर ने उन्हें सत्ता के वैचारिक संचालन के लिए अंधा कर दिया है। हेबरमास का मानना था कि गैडामेर का दृष्टिकोण समाज की विचारधारा के स्रोतों पर आलोचनात्मक प्रतिबिंब को सक्षम करने में विफल रहा। उन्होंने गैडामेर पर परंपरा के प्रति हठधर्मी रुख का समर्थन करने का आरोप लगाया था। तो ये आप लोग कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझने की कोशिश करिएगा कि इनका और जो गैडामेर की सहमति नहीं थी वो किस पे थी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, परंपरा के प्रति हठधर्मी रुख अपनाने का आरोप इन्होंने लगाया था, जिससे समझ में विकृतियों की पहचान करना मुश्किल हो गया। गैडामेर ने प्रतिवाद किया कि व्याख्यात्मक शास्त्र की सार्वभौमिक प्रकृति को नकारना अधिक हठधर्मितापूर्ण रुख था, क्योंकि इसने इस धोखे की पुष्टि की कि विषय खुद को अतीत से मुक्त कर सकता है। यहाँ पे कुछ और विचारक हैं, उनको हम लोग देखेंगे। हैबरमास और फौकाल्ट को देख लेते हैं। इनका इस बात पर विवाद है कि क्या मिशेल फौकाल्ट के पावर एनालिटिक्स और वंशावली के विचार या जुर्गन हैबरमास के संरचनात्मक तर्कसंगतता और प्रवचन नैतिकता के विचार समाज में शक्ति की प्रकृति को बेहतर आलोचना प्रदान करते हैं। बहस हेबरमास और फौकाल्ट के केंद्रीय विचारों की तुलना और मूल्यांकन करती है, क्योंकि वे शक्ति, कारण, नैतिकता, आधुनिकता, लोकतंत्र, नागरिक समाज और सामाजिक कार्रवाई के सवालों से संबंधित है। हेबरमास और लोहमैन की बात कर लेते हैं। तो लोहमैन ने प्रस्तावित किया कि सिस्टम सिद्धांत, आप लोगों को पता है कि ये टालकट पार्सन्स के विद्यार्थी रहे, तो इन्होंने सिस्टम सिद्धांत जो दिया था इसके माध्यम से समाज का सफलतापूर्वक विश्लेषण किया जा सकता है। जुर्गन हैबरमास के संचारी क्रिया के सिद्धांत और लोहमैन के सिस्टम सिद्धांत के बीच विरोधाभास देखने को मिलता है। हेबरमास और एप्पल की बात करते हैं। तो हेबरमास और कार्ल ऑटो एप्पल दोनों एक उत्तर आध्यात्मिक सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का समर्थन करते हैं, लेकिन वे इस सिद्धांत की प्रकृति और औचित्य पर असहमत हैं। हेबरमास एप्पल के इस विचार से सहमत हैं कि सिद्धांत मानव गतिविधि की एक पारलौकिक स्थिति है, जबकि एप्पल का दावा है कि यह है। वे प्रत्येक दूसरे की स्थिति की आलोचना करते हैं। हेबरमास का तर्क है कि एप्पल पारलौकिक स्थितियों से बहुत चिंतित हैं, जबकि एप्पल का तर्क है कि हेबरमास आलोचनात्मक प्रवचन को पर्याप्त महत्व नहीं देते हैं।
हेबरमास और राल्स की बात करते हैं तो हेबरमास और जॉन राल्स के बीच बहस चल रही है। बहस इस सवाल पर केंद्रित है कि सांस्कृतिक बहुलवाद की स्थितियों में राजनीतिक दर्शन कैसे किया जाए। यदि राजनीतिक दर्शन का उद्देश्य आधुनिक उदार लोकतंत्र की मानक नींव को उजागर करना है, हेबरमास का मानना है कि राल्स का दृष्टिकोण लोकप्रिय संप्रभुता के विचार से असंगत है, जबकि राल्स का तर्क है कि राजनीतिक वैधता पूरी तरह से ठोस नैतिक तर्क का मामला है या उनके सिद्धांत में लोकतांत्रिक इच्छा निर्माण को अनुचित रूप से डाउनग्रेड किया गया है। यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं कि एक टर्म निकल के आता है हिस्टोरिकल स्टेट, या अर्थात इतिहासकारों का जो झगड़ा है वो क्या है। तो इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक लेख है हिस्टोरिकल स्टेट इट। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जुर्गन हेबरमास से संबंधित है। हेबरमास एक सार्वजनिक बुद्धिजीवी के साथ साथ विद्वान के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। सबसे विशेष रूप में 1980 के दशक में उन्होंने जर्मन इतिहासकार नोल्टे माइकल स्टर्मर, क्लास हिंडलेब्रांड और एंड्रियास हिलग्रूबर पर हमला करने के लिए लोकप्रिय प्रेस का इस्तेमाल किया। हेबरमास ने पहली बार 11 जुलाई 1986 को डाइजिट में अ काइंड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डैमेज शीर्षक से फ्यूल टन, अब ये क्या होता है, ये एक जर्मन अखबारों में एक प्रकार की संस्कृति और कला पर निबंध होता है, में उपयुक्त इतिहासकारों पर अपने विचार व्यक्त किए। हेबरमास ने नाजी युग के संबंध में क्षमा प्रार्थी इतिहास लेखन के लिए नोल्टे, हिल्डेब्रांड, स्टूमर और हिलग्रूबर की आलोचना की और जर्मनी के पश्चिम के लिए खुलेपन को बंद करने की मांग की, जो हेबरमास के विचार में 1945 से अस्तित्व में था। हेबरमास ने तर्क दिया कि नोल्टे, स्टूमर, हिल्डेब्रांड और हिलग्रूबर ने नाजी शासन और होलोकॉस्ट को जर्मन इतिहास की मुख्यधारा से अलग करने, बोल्शेविज्म की प्रतिक्रिया के रूप में नाजीवाद को समझाने और विश्व युद्ध के दौरान वेहरमाच अर्थात जर्मन सेना की प्रतिष्ठा को आंशिक रूप से पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया था। दूसरा पॉइंट ये है कि हेबरमास ने लिखा है कि स्टूमर जर्मन इतिहास में एक विपरीत धर्म बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि हिलग्रूबर के काम के साथ पूर्वी मोर्चे पर जर्मन सेना के आखिरी दिनों का महिमा मंडन करते हुए एक प्रकार के नाटो दर्शन के रंग के रूप में काम करने का इरादा रखता था। हिलग्रूबर के इस कथन के बारे में एडोल्फ हिटलर यहूदियों को खत्म करना चाहता था, क्योंकि केवल ऐसी नस्लीय क्रांति ही उसके विश्व शक्ति स्थिति को अस्थायित्व प्रदान कर सकती थी। हेबरमास ने लिखा है कि चूंकि हिलग्रूबर क्रिया में वशीभूत क्रिया का उपयोग नहीं करता है, कोई नहीं जानता कि इतिहासकार ने इस बार में भी विवरण के परिप्रेक्ष्य को अपनाया है या नहीं। हेबरमास ने यहाँ पे फिर से लिखा है कि पश्चिम की राजनीतिक संस्कृति के लिए संघीय गणराज्य का बिना शर्त उद्घाटन हमारे युद्धोत्तर काल की सबसे बड़ी बौद्धिक उपलब्धि है। मेरी पीढ़ी को इस विशेष रूप से गर्व होना चाहिए। इस घटना को किसी प्रकार के नाटो द्वारा स्थिर नहीं किया जा सकता है और ना ही किया जाना चाहिए। दर्शन जर्मन राष्ट्रवाद से रंगा हुआ है। संघीय गणराज्य का उद्घाटन मध्य यूरोप की उस विचारधारा पर काबू पाने के माध्यम से किया गया है, जिसे हमारे संशोधनवादी यूरोप में जर्मनी की पुरानी भौगोलिक रूप से केंद्रीय स्थिति के बारे में अपने भू राजनीतिक ढोल के साथ हमारे लिए कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एकमात्र देशभक्ति जो हमें पश्चिम से अलग नहीं करेगी वह संवैधानिक देशभक्ति है। तो ये कोट आप लोग याद रखिएगा जरूर से कि ये हेबरमास के द्वारा कहा गया है। तथाकथित हिस्टोरिकल स्टेट इतिहासकारों का जो झगड़ा है ये बिल्कुल भी एक तरफा नहीं था, क्योंकि हेबरमास पर खुद जो आचिम फेस्ट, हेगन शुल्ज, होस्ट मोलर, इमानुअल जैसे विद्वानों ने हमला किया था। गीस और क्लास हिंडलेब्रांड बदले में हेबरमास को मार्टिन ब्रांजेट, एबरहार्ड जैकेल, हंस मोमसेन और हंस उल्रिच वेलर जैसे इतिहासकारों का समर्थन भी प्राप्त हुआ था।
यहाँ पे हेबरमास और डेडा के बारे में भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे हेबरमास और जैक्स डेडा 1980 के दशक में शुरू हुए विवादों की श्रृंखला में शामिल हुए। 1990 के दशक के अंत में आपसी समझ और दोस्ती में परिणत हुए, जो 2004 में डेडा की मृत्यु तक चली। वे मूल रूप से तब संपर्क में आए जब हेबरमास ने डेडा को बोलने के लिए आमंत्रित किया था किसी प्रोग्राम में। और 1984 में उन्होंने डेरिडा को हेबरमास ने, जो फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय है, इसमें 1984 में बोलने के लिए आमंत्रित किए थे। अगले वर्ष हेबरमास ने द फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी में बियॉन्ड अ टेम्पोरलाइज्ड फिलॉसफी ऑफ ओरिजिन्स डेरिडा प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने डेरिडा की पद्धति को सामाजिक आलोचना के आधार पर प्रदान करने में असमर्थ बताया। डेरिडा ने हेबरमास का उदाहरण देते हुए टिप्पणी की कि जिन्होंने मुझ पर दर्शन को साहित्य या तर्क को बयानबाजी में बदलने का आरोप लगाया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से और सावधानी से मुझे पढ़ने से परहेज किया है। 1989 में डेरिडा के अंतिम खंडन के बाद दोनों दार्शनिक आगे नहीं बढ़े, लेकिन जैसा कि डेरिडा ने बताया, अकादमी में समूहों ने एक प्रकार का युद्ध चलाया जिसे हमें स्वयं कभी भी व्यक्तिगत या प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। 1990 के दशक के अंत में हेबरमास ने एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में आयोजित एक पार्टी में डेरिडा से संपर्क किया, जहां दोनों व्याख्यान दे रहे थे। इसके बाद वे पेरिस में रात्रि भोज पर मिले और उसके बाद कई संयुक्त परियोजनाओं में भाग लिया। 2000 में उन्होंने फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में दर्शन, अधिकार, नैतिकता और राजनीति की समस्याओं पर एक संयुक्त सेमिनार आयोजित किया। दिसंबर 2000 में पेरिस में हेबरमास ने नैतिक प्रश्न का उत्तर कैसे दें शीर्षक से एक व्याख्यान दिया। जूडिटीज पर जोसेफ कोहेन और राफेल जागुरी ओरली द्वारा आयोजित जैक्स डेडा सम्मेलन के लिए इन्होंने प्रश्न भी तैयार किए थे। हेबरमास के व्याख्यान के बाद दोनों विचारक हेडेगर और नैतिकता की संभावना पर बहुत गर्मागर्म बहस में लगे रहे। सम्मेलन खंड 2002 में एडिसन गैलीली, जो कि पेरिस में प्रकाशित हुआ था, और बाद में फोर्डम यूनिवर्सिटी प्रेस 2007 में अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। 11 सितंबर के हमलों के बाद डेरिडा और हेबरमास ने 9/11 और आतंक पर युद्ध पर जियोना बोराडारी की फिलॉसफी इन ए टाइम ऑफ टेरर डायलॉग्स विथ जोर्गन हेबरमास और जैक्स डेरिडा में अपनी व्यक्तिगत राय रखी थी। 2003 की शुरुआत में हेबरमास और डेरिडा दोनों आगामी इराक विरोध करने हेबरमास और डेरिडा दोनों आगामी इराक युद्ध के विरोध में बहुत सक्रिय हुए थे। एक घोषणा पत्र में, जो बाद में ओल्ड यूरोप, न्यू यूरोप, कोर यूरोप पुस्तक बन गई, दोनों ने अमेरिकी विदेश नीति का विरोध करने में सक्षम शक्ति बनाने के लिए यूरोपीय संघ के राज्यों के एक सख्त एकीकरण का आह्वान किया। डेरिडा ने पुस्तक में हेबरमास की फरवरी 2003 की घोषणा, फरवरी 15, व्हाट binds Europeans together, plea for a common foreign policy beginning in कोर यूरोप के प्रति अपनी अयोग्य सदस्यता व्यक्त करते हुए एक प्रस्तावना लिखी, जो बुश की प्रतिक्रिया थी। आगामी इराक युद्ध में समर्थन के लिए प्रशासन की यूरोपीय देशों से मांग। हेबरमास ने एक साक्षात्कार में इस घोषणा के लिए और संदर्भ पेश किया है। यहाँ पे कुछ धार्मिक संवाद की बात चली है। धर्म के प्रति हेबरमास का दृष्टिकोण पिछले कुछ वर्षों में बदल गया है, यह भी हाल की बात हो रही है। विश्लेषक फिलिप पोर्टियर ने इस सामाजिक क्षेत्र के प्रति हेबरमास के दृष्टिकोण के 3 चरणों की पहचान की। पहला, 1980 के दशक में जब युवा जोर्गन ने मार्क्स की भावना में धर्म को अलगाव देने वाली वास्तविकता और नियंत्रण उपकरण के रूप में देखते हुए इसके खिलाफ तर्क दिया था। दूसरा चरण था 1980 के दशक के मध्य से 21वीं सदी की शुरुआत तक, जब उन्होंने इस पर चर्चा करना बंद कर दिया और एक धर्मनिरपेक्ष टिप्पणीकार के रूप में इसे निजी जीवन के मामलों तक सीमित कर दिया। और तीसरा, तब से लेकर
लेकर अब तक जब हेबरमास ने धर्म की सकारात्मक सामाजिक भूमिका को देखा है। यहाँ पे हेबरमास का एक कथन है, ये आप लोग देख सकते हैं, आधुनिकता की मानक आत्म समझ के लिए ईसाई धर्म ने केवल एक अग्रदूत या उत्प्रेरक से कहीं अधिक कार्य किया है। सार्वभौमिक समतावाद जिसे स्वतंत्रता और एकजुटता में सामूहिक जीवन की स्वायत्त आचरण और मुक्ति, विवेक की व्यक्तिगत नैतिकता, मानवाधिकार और लोकतंत्र के आदर्श उत्पन्न हुए, न्याय की यहूदी नैतिकता और ईसाई नैतिकता की प्रत्यक्ष विरासत है। ये कुछ मिस टाइपिंग हो गई है, इसको कट कर दीजिएगा। यह विरासत काफ़ी हद तक अपरिवर्तित, निरंतर आलोचनात्मक पुनर्नियोजन और पुनर्व्याख्या का उद्देश्य रही है। आज तक इसका कोई विकल्प नहीं है और उत्तर राष्ट्रीय नक्षत्र की वर्तमान चुनौतियों के आलोक में हमें अब अतीत की तरह इस पदार्थ से जीविका प्राप्त करनी चाहिए। बाकी सब बेकार उत्तर आधुनिक बातें हैं। यहाँ पे हम लोग और भी कुछ कोट है जिसको आप लोग यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है। तो हालांकि मैंने यहाँ पे कुछ जो प्रश्न है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ डिस्कस कर लेती हूँ कि म्यूनिक में बवेरिया की कैथोलिक अकादमी द्वारा दोनों विचारकों के निमंत्रण के बाद कुछ इसमें बातचीत हुई थी और जिसमें उन लोगों ने कुछ प्रश्नों को उठाया था, जैसे कि क्या हमारे उत्तर आध्यात्मिक युग में तर्क और व्यवस्थित स्वतंत्रता की सार्वजनिक संस्कृति संभव है। तो यहाँ पे हेबरमास जो हैं आप लोग देख सकते हैं कि जो उत्तर आधुनिकतावाद है उस पे लेके काफ़ी कुछ आलोचना करते हैं। क्या दर्शन शास्त्र अपने अस्तित्व और मानव विज्ञान के आधार से अस्थायी रूप से कट गया है? क्या तर्कसंगतता की यह गिरावट धर्म के लिए एक अवसर या गहरे संकेत का गहरे संकट का संकेत है? ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे, इनका काफ़ी कुछ विवाद रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं युद्धों के बारे में कुछ विवाद रहा है। यूरोपीय संघ से इन्होंने अपने कुछ विचार दिए थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं, बुक्स हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑन द लॉजिक ऑफ द सोशल साइंसेज टुवर्ड अ रेशनल सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस एज आइडियोलॉजी, नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट, लेजिटिमेशन क्राइसिस वेरी इंपॉर्टेंट, communication and evolution of society, on the pragmatics of social interaction, the theory of communicative action, moral consciousness and communicative action, philosophical political profiles। यहाँ पे और भी कुछ बुक्स हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ बुक्स होती हैं, कुछ नहीं भी हैं। तो जैसे कि ऑन द प्राग्मेटिक्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पोस्ट मेटाफिजिकल थिंकिंग्स है, द न्यू कन्वर्सेशन है, तो कंजर्वेशन है, फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी है। यहाँ पे कुछ बुक्स ऐसे हैं कि जो कि आप लोगों को याद रखने हैं। मैं यहाँ पे सारी बुक की लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, तो आप लोगों को अपने हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लगे वो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ फ्रंट कवर पेज भी मैंने जो अवेलेबल था उसका मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जैसे कि द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन हो गया, द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर हो गया, नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स, द फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी, लेजिटिमेशन क्राइसिस। ये सारी बुक्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे कुछ बुक्स हैं इनकी। तो ये दोस्तों आज जुर्गन हेबरमास के बारे में जितनी भी डिटेल हो सकती थी वो मैं कलेक्ट करने की कोशिश की थी, और मैं यहाँ पे जो भी इनके जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया। तो यदि आप लोगों को लेक्चर पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।